नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज 1 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11 बजे से 2 बजे के मध्य आरएस प्री भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस भर्ती परीक्षा के अंदर 6,97,000 के आसपास विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे, जबकि आज भर्ती परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 4,57,000 के आसपास ही रही। अगर परीक्षा के लेवल की बात करें, पेपर की बात करें, तो पेपर का लेवल था वो मिला जुला था। सभी विद्यार्थियों को केंद्रित करते हुए लोक सेवा आयोग ने पेपर का निर्माण किया गया था, अर्थात उसको बनाया गया था, जिसके अंदर जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के बारे में सवाल पूछे गए। और सभी विद्यार्थियों की कैटेगरी, जिसको कह सकते हैं कि साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर्स के बारे में सवाल पूछे गए। हालांकि राजस्थान का पोर्शन थोड़ा कम ही दिखाई दिया, लेकिन कह सकते हैं कि राजस्थान के विद्यार्थियों को इसमें ज्यादा फायदा तो नहीं मिला। लेकिन अगर सामान्य तौर पे देखें तो सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर सामान्य सा ही था। तो आज हम इस क्लास के दौरान आरएस भर्ती परीक्षा 2023 के का जो पेपर किया गया था, जो हुआ है पेपर, उसका हम डिटेल से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसका आंसर हम आपको बताएंगे। उस आंसर के पश्चात आप देखना कि आप उस मेरिट में आ पाते हैं, कह सकते हैं कि आप मुख्य परीक्षा के लिए सफल हो पाते हैं अथवा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हम देख रहे हैं कि पूर्व से लेकर पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ने वाला ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सवाल पहला था जिसमें पूछा गया है कि पश्चिमी से पूर्व कॉरिडोर को जोड़ने वाला है, जिसमें इम्फाल को अहमदाबाद से, दीमापुर से वडोदरा से, सिलचर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को कांडला बंदरगाह से। तो इसका आंसर हो जाता है सिलचर से लेकर के पोरबंदर से। सिलचर जो है वो ईस्टर्न सेक्टर का है, जबकि पोरबंदर गुजरात का हिस्सा है। यहाँ को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। गलत युग्म का चयन करना है अपने को, जिसके अंदर मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली के बारे में पूछा गया। कौन कौन से स्थान है जहां पे सतुर मध्य अरावली, कटड़ा दक्षिण अरावली, दूरमियाजी मध्य अरावली, मोहरपुर उत्तरी अरावली। इसका आंसर हो जाएगा सतुर मध्य अरावली जो है, इसका गलत चयन है। बाकी सारे स्थान अपनी जगह पे सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में उसको सही क्या करना है, उसको आपने सेट करना है। और इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर, राजसमंद और जालोर। कह सकते हैं कि पूर्व दक्षिणी पूर्वी जो जिला है धौलपुर, राजसमंद और जालोर, जो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, जो गुजरात के आसपास टच करता है, इसका अवरोही क्रम हो जाएगा, जिसमें मानसूनी वर्षा जो है वो अवरोही क्रम के अंदर इसको बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका धौलपुर, राजसमंद और जालोर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी का जो संगम है वो बनास, मेनल और बेड़च, 3 नदियों का जो संगम, उसी को त्रिवेणी कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाता है नंबर 1, जो इसका जो ऑप्शन है, बनास, मेनाल और बेड़च। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण को संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हो सकता है। तो हो सकता है 4.87 प्रतिशत। 4.87 प्रतिशत जो है इसका आंसर होगा, और वो होगा विकल्प नंबर 4। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेट किस जो है वो खनिज से संबंध रखता है। तो बढ़ते इस सवाल की तरफ। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्यों के अंदर अगर बात करने वाले हैं तो वो है कौन सा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा का मतलब बॉक्साइट से है और अभ्रक का मतलब आंध्र प्रदेश से। तो इसका आंसर हो जाता है ओडिशा में बॉक्साइट ज्यादा पाया जाता है या इसका खनन किया जाता है, जबकि अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश अपने आप में विशिष्ट महत्व स्थान रखता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग जो राजस्थान के अंदर लगाया गया, वो और किसी जगह नहीं, वो गंगानगर में लगाया गया था। तो इसका आंसर हो जाता है गंगानगर। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, और ये किन 2 राज्यों के मध्य जो है इसका कोलैबोरेशन किया गया है, कौन सा संयुक्त उपक्रम है। तो इसका आंसर हो जाता है नंबर 2, गुजरात और राजस्थान के मध्य माही बजाज सागर परियोजना जो है वो संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से लेकर के 2011 के मध्य, वर्ष 2001 से लेकर के 11 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला न्यूनतम पूछा जा रहा है, और एक पूछा जा रहा है कि ज्यादा बढ़ोतरी। अगर ज्यादा बढ़ोतरी की बात करते हैं तो वहां पे बाड़मेर का स्थान आएगा, जबकि अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो वहां पे गंगानगर अपना स्थान रखता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है विकल्प नंबर 2 हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में कालाकूट, लीलवानी, नारदिया और तिम्मौरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं।
तो ये बांसवाड़ा के अंदर है ये तीनों के तीनों, और ये मैग्नीज से इनका संबंध है, तो विकल्प हो जाएगा 1 नंबर। कह सकते हैं कि मैग्नीज से इन तीनों स्थानों का संबंध आपको दिखाई दे रहा है। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन है वो कहां पर स्थित है? वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके अंदर जो है एक तरफ आपको वन्य अभयारण्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके जिलों के नाम दिए गए हैं। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो शेरगढ़ और बूंदी, शेरगढ़ और बूंदी, तो शेरगढ़ और बूंदी है वो सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बस्सी, चित्तौड़गढ़, रामसागर वन विहार धौलपुर में, सीतामाती प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में, जबकि शेरगढ़ बूंदी की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा? शेरगढ़ वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। माही कंचन तथा आरसीपी 911 संकर किसमें है? माही कंचन और आरसीपी 911 संबंध है ये मक्का और बाजरे की, मक्का और बाजरे की जो किस्में हैं ये दोनों जो है आरसीबी, जिसमें कह सकते हैं कि आरसीबी 911 और माही कंचन जो है वो मक्का और बाजरे की किस्मों से इनका संबंध है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए जिसके बारे पर विचार करने वाले। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 का हुआ था, बिल्कुल सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। तो इसका आंसर है कि साहब दोनों, बिल्कुल दोनों सही कथन है, जिसके अंदर 24 जनवरी 1950 को विधिवत जो है यहाँ पे क्या होता है संविधान सभा का यह अंतिम अधिवेशन किया गया था। और उसी दिन ही हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे उनको भी उसी दिन उनका क्या कर दिया गया था? निर्वाचन किया गया था, या कह सकते हैं उनको निर्वाचित किया गया था, जैसा कि आप इस प्रश्न में देख पा रहे हैं। तो इसकी जो विकल्प संख्या है 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? वो और कोई दूसरी नहीं थी, वो 9वीं अनुसूची थी, जिसमें कह सकते हैं उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, वो थी 9वीं अनुसूची। तो यह हो गया आपका 15 का विकल्प नंबर 3। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मेनका गांधी वाद 1978 में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 में न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण घटनाओं को अपने को क्या करना है? पहचानना है। चलिए बढ़ते हैं विकल्पों की तरफ। ये बार याचिकाकर्ता पर है कि वे सिद्ध करे कि जिस कानून प्रक्रिया से उसे जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी है। ये इसके अंदर यहाँ पे लाइन जोड़ी गई स्वेच्छाचारी वाली। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पे समानार्थक है। जबकि थर्ड पढ़ पा रहे हैं कि अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अनन्य नहीं है, इसमें यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है। जबकि चौथा विकल्प आप देख पा रहे हैं कि जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ में जीवन का अधिकार का भी शामिल है। ये चौथे जो 4 प्रकार के जो ऑप्शंस थे उसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज नहीं दिखाई आपको दे रही है, तो वो है कौन सा? विकल्प नंबर 3, अनुच्छेद 21, 19 और 14 का परस्पर अनन्य संबंध नहीं ऐसा कह रहा है। यही इसका क्या है? त्रुटिपूर्ण इसका कथन है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है नतमल जी की हवेली। नतमल जी की हवेली का संबंध किससे है? तो नतमल जी की हवेली का संबंध और किसी जिले से संबंध नहीं है, उनका संबंध है जैसलमेर से। तो ये सवाल हो गया आपका 17 नंबर, जिसका विकल्प था जैसलमेर नंबर 4 पे। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, राज्यसभा के संबंध में कुछ ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंटों को अपने को पहचानना और सही उत्तर की पहचान करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथनों को अपन पहचानते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्ण राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक पद पे रहे हैं। नंबर 2 पे प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान संघ राज्य के क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित किया जाते हैं, उनको निर्वाचन किया जाता है। जबकि 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है, बिल्कुल सही है। और अगला 5वां जो अनुत्तरित प्रश्न के बारे में तो ऑलरेडी पहले हम बात कर ही चुके हैं कि 5वां गोला भी इस भर्ती परीक्षा में आज दिया गया था। इसका अगर विकल्प की बात करें, इसके उत्तर की बात करें तो कौन सा हो गया है इसका? ये वाला 1 नंबर। डॉक्टर एस राधाकृष्ण राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पे रहे, ये गलत है। इसके अलावा सारे के सारे जो आपके जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया 18 का 1। अविश्वास प्रस्ताव प्रश्न संख्या 19। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यार्थियों को नहीं, मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा विचार करता हूं कि यहाँ पे नहीं और है के बारे में आपने पूरा विचार किया होगा कि आपने देखा होगा कि क्या इसमें लिखा गया, इसी का ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना था। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव इसके अंदर रखे गए थे। एक बात, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। नंबर 2,
जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी पड़ती है, बिल्कुल देनी पड़ती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कितना हो गया? विकल्प संख्या 2। विकल्प संख्या 2 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री साहब का तो कार्यकाल ही बहुत कम रहा था, तो ये जो इसका आंसर था वो क्या हो गया? नंबर 2 का हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया विकल्प संख्या 2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित सूची में निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ में क्या करना है? आपने जोड़ना है। कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों से सवाल आपसे क्या किया जाता है? पूछा गया इसमें, जिसके अंदर विकल्प दिए गए हैं उसके सामने इसका आंसर दिए गए। कह सकते हैं इनके विकल्पों की संख्या, ये अनुच्छेद दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 2 1 3 4। 2 1 3 4 के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, जहां पे समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है, पर्यावरण की सुरक्षा है, काम करने का अधिकार है और स्मारकों संरक्षण है। तो 2 1 3 4 अगर आपने विकल्प किया है तो आपका उत्तर सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 21 नंबर का सवाल है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा के केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंध नहीं रखता है? तो इसकी जो धारा संख्या है वो धारा संख्या है 12। 12 धारा जो संख्या है इसका संबंध इससे नहीं है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 22वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित की अनुशंसा करी थी? और वो कोई और नहीं था, उसका आंसर है कौन सा? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने इसकी जो है अनुशंसा की है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पे अपने को विचार करना है। राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया था। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। ये तो उसके दोनों क्या हो गए? कथन हो गए। और अब करते हैं बात विकल्पों की। ना 1 ना 2, 1 और दोनों सही है, केवल 3 सही है। तो कह सकते हैं कि इसके अंदर तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित सूची में से कैग जो कंट्रोलर ऑडिटर जो जनरल है जिसका उल्लेख हम 148 से लेकर के 151 अनुच्छेदों के बीच में हम इसको पढ़ते हैं, तो वहां पे के की नियुक्ति, के कर्तव्य और शक्तियों, संघ के खातों का प्रपत्र और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। उसी के सामने अनुच्छेदों का भी वर्णन किया गया है। अगर बात करते हैं इसके आंसर की, तो 1 3 4 2 1 3 4 2 का इसका साथ में क्या हो गया है? इसका आंसर हो गया है, जहां पे A का संबंध 1 से है, B का मतलब 3 से है और C का मतलब 1 से है और D का मतलब 4 से है। तो ये इसका क्या हो गया है? आंसर हो गया है, जहां पे के की नियुक्ति 148 में, के कर्तव्य अनुच्छेद 149 में, संघ के खातों का प्रपत्र अनुच्छेद 148 में है और इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट जो है उसका अनुच्छेद 150 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका विकल्प नंबर हो गया है कौन सा? 1 नंबर। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंध में ठीक नहीं है? पहला इसके अंदर विकल्प दिखा गया कि मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया, इन्होंने 4 बार के लिए थी मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, बिल्कुल सही है। 1975 के अंदर आपातकाल के समय हरदेव जोशी साहब क्या थे? यहाँ के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खान सबसे कम समय के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा ये कह रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया गलत है, ये बिल्कुल सही है। सी वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल इनको क्या किया था? मनोनीत किया गया था, जिसके अंदर हीरालाल शास्त्री पहले थे और नंबर 2 पे कौन से थे? सी वेंकटाचार्य थे, जिनको यहाँ पे निर्वाचित की जगह मनोनीत किया गया था। ये राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री थे। विकल्प संख्या 4 है, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका जो है विकल्प संख्या 3 जो विकल्प है ये इसका क्या हो गया? उत्तर जो कह सकते हैं वो सही नहीं है, इसका ये उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगर पॉलिटी की बात करें, अगर राजनीति की बात करते हैं, तो उसके अंदर राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद में अगर न्यूनतम सदस्यों की अगर बात करने वाले हैं, तो वहां पे न्यूनतम मंत्री जो परिषद होती है उसकी सदस्य संख्याओं की बात करें तो वो न्यूनतम कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। तो यही आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 12 हो गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 27, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा में प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था? तो वो था कितना? 129 जो इसका मत मूल्य था। जब राष्ट्रपति का चुनाव जब आयोजित किया जाता है तो राजस्थान के जो विधानसभा के सदस्य उनका मत मूल्य की अगर बात करते हैं तो वो कितना होता है? 129 होता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके उपरांत करेगा? कह सकते हैं
कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है किसी उच्च न्यायालय की, लेकिन किसी अन्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? राष्ट्रपति उस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेता है, उसके साथ साथ में राज्यपाल से भी लेता है। तो विकल्प संख्या इसके हो गए, राजस्थान के राज्यपाल हो गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए, और इसके अलावा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये तीन प्रकार के राज्यपाल हो गए, भारत के जो है वो मुख्य न्यायाधीश हो गए, और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति भी इसके क्या हो सकते हैं, और इन्हीं की जो है वो सलाह के अनुसार जो है यहाँ पे न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया? सवाल सामान्य सतह और सभी विद्यार्थियों को आने वाला सा सवाल है, ये सरल सवाल था। और इस सवाल का अगर बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसाओं के अनुसार राजस्थान के अंदर राज प्रमुख के पद को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। तो ये एक सामान्य सा सवाल था, सभी विद्यार्थियों को आ सकता है, सरल सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? सवाल यहां से पूछा गया, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा नंबर 2। 2 नंबर जो आंसर है, राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसका आंसर हो गया, जो इसका संबंध नहीं रखता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 31, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी, हाल ही के दौरान हम लोग सब सुन रहे हैं राजस्थान में कि पहले जिसको ग्राम सेवक कहा जाता था उसको इसका जो है नाम चेंज करके ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। तो सवाल ये से पूछा गया कि किस समय किस संशोधन के अनुसार इसको चेंज किया गया था? वो संशोधन कोई नहीं है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार इसका संशोधन किया गया, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी जो है इसको कहा जाने लगा है, जबकि पहले इसका नाम ग्राम सेवक होता था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना, आपको विचार करना है। और विचार के अंदर ये पूछा जा रहा है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से ही अपने पद से हटाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। कह सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री जो है वो अपना यहाँ से नाम की सिफारिश भेजता है, राज्यपाल उसका अनुमोदन करते हैं। कह सकते हैं यहाँ से राज्यपाल की अनुमति से जो यहाँ पे संसद, कह सकते हैं लोकसभा के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। लेकिन बात आती है हटाने की, तो वहां पे हटाने की जो प्रक्रिया वो राष्ट्रपति के द्वारा ही संपन्न की जाती है। सामान्य सा सवाल था। तो इसके अंदर से विकल्प संख्या 2, इसमें कह सकते हैं 1 और दोनों ही सही है। चलिए आप बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? तहसीलदार की नियुक्ति के बारे में थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया, जिसमें कह सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग करता है, लेकिन नहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग नहीं करता, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। तो ये सवाल यहीं से आपका क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं होता, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भी नहीं होता, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा भी नहीं होता, राजस्व मंडल के द्वारा होता है। यही इसका विकल्प सही था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, 2014 के आसपास जब बात हो रही तो देश के अंदर अन्ना हजारे के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था। उसी के क्रम में थोड़ा अगर आप इसको ध्यान रख करके रिलेट करते तो आपको समझ में आ जाता कि नरपत मल लोढ़ा के द्वारा लोकायुक्त के बारे में जो है कोई यहाँ पे की गई थी, एक अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका संबंध किससे था? लोकायुक्त से था। सवाल सामान्य सा था, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने IQ लगाया होता तो यह सारा सवाल आप इसको सही कर सकते थे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना, आपको विचार करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 तय के अनुसार जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधान तत्व में एक सदस्यीय आयोग है। बिल्कुल दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। इसके एक ही सदस्य होते हैं। और विकल्प संख्या 2 कह रहे हैं कि 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? उत्तर हो गया है इसका कौन सा? जोधपुर। जोधपुर के अंदर इसका जो है वो अभी स्वीकृत इसको किया गया, जहां पे एक पीठ की स्थापना की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में किस योजना का संबंध इस नारे से है? कोई भूखा ना सोए, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक। राजस्थान सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का इसमें बजट रखा है। और इंदिरा गांधी रसोई योजना, जिसके अंदर 12 और 8 रुपए के अंदर आप जो खाना खा सकते हैं, और वो योजना और कोई नहीं, वो है इंदिरा गांधी रसोई योजना। ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है।
और पहला विकल्प आपको दिया जा रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। बिल्कुल गलत है ये सवाल। यहाँ पे सदस्य होंगे दो सदस्य यहाँ पे कहे गए हैं, जबकि पहला यहीं पे गलत हो गया। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास पहले यहाँ के न्यायाधीश रहे हैं और उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस सवाल का जो उत्तर हो गया वो कौन सा हो गया? केवल 2। गोपाल कृष्ण व्यास साहब इसके अध्यक्ष हैं, जबकि सदस्यों की संख्या मात्र 2 है, जबकि 4 नहीं है। जैसा कि विकल्प 1 में दिया गया है वो इसका गलत है, जबकि विकल्प संख्या होगी 2, जहां पे गोपाल कृष्ण व्यास साहब इसके अध्यक्ष है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नंबर 39। इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राज के घाटे के सूत्र को दर्शाता है? सकल राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध उधार। यह बिल्कुल गलत है। सकल राज के घाटा कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। नंबर 2 इसका जो है वो बिल्कुल सही कर रहा है। सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय के अंदर राजस्व प्राप्तियां अगर आप निकाल देते हैं उसको, तब उसके बाद जो कुछ चीजें आती हैं वही सकल राजकोषीय घाटा होता है। तो विकल्प संख्या 2 इसका आंसर हो गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड के अंदर शामिल नहीं है? सवाल इकोनॉमिक्स से था। सामान्य अगर फिनोमेना की बात करें तो पब्लिक गुड के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, इसी से जोड़कर एक सवाल पूछा गया। विद्यार्थियों से पूछा गया कि अंदर कौन सी चीजें इसको शामिल करें। सरकारी प्रशासन बिल्कुल पब्लिक गुड है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी पब्लिक गुड में ही आता है। कारें आप और हम लोग जो चलाते हैं वो निजी कारें हैं, वो पब्लिक गुड के अंदर नहीं आती हैं। तो ऑप्शन हो गया 3, यही इसका आंसर हो गया। जबकि सड़कें भी क्या होती हैं? पब्लिक गुड का ही एक हिस्सा है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल काफी थोड़ा बड़ा है और इसके अंदर कथन और कारक दोनों दिए गए हैं। दोनों को आपने क्या करना है? ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना, उसके बाद इस प्रश्नों का क्या करेंगे? अपन इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पे अपने को क्या करना? विचार करना था। और कथन ये कह रहा है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो कि विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का क्या है? माप है। दूसरा कथन सुनिए आप। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों के बदलाव को मापती है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कथन 1 और 2 दोनों के दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, जिसके अंदर मानक टोकरी का औसत कीमत का माप भी हो सकता है और उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को भी दोनों को ये मापती है। यह इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपने को क्या करना है? विचार करना है। पहले क्या था कि ग्रामीण गारंटी जो योजना थी वो संचालित हो रही थी, उसी के तर्ज के अंदर शहरी रोजगार गारंटी योजना को भी संचालित किया जा रहा है, जिसके अंदर निम्न पहलू पे विचार किया गया, जिसमें 125 दिवस आज के दिनों के अंदर उसको दिए जा रहे हैं, शहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थियों को 30 दिवसों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये सवाल यहाँ से क्या है? इसका विकल्प जो है वो गलत है। इसके अंदर केवल एक सही है, केवल एक सही। यहाँ पे 15 दिवस के अंदर इसको रोजगार दे दिया जाता है 30 दिन के बजाय। तो ये इस सवाल का क्या हो गया? उत्तर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख के नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? जहां पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 प्रकार के मेथड्स आरबीआई अपनाती है, उसमें अगर बात करें तो क्वालिटेटिव की बात करते हैं। तो जहां से ये सवाल पूछा गया था, उधार की सीमा मार्जिन से परिवर्तन है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने से संबंध है और मार्जिन राशनिंग है, इसके अंदर नैतिक दबाव है। इसके अंदर बात कर सकते हैं तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना इसमें शामिल नहीं है और यही इसका विकल्प का उत्तर था। तो आपने जाना कि 43 जो सवाल था उसका उत्तर क्या था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 44, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत वैक्सीन के निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखता है। पहला विकल्प ये पूछा गया आपसे। भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। औषधि उत्पादों के उत्पादन के मूल्य में हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर है। औषधि उत्पादन की मात्रा के आधार पर भारत दुनिया के 3रे स्थान पर है। इसका जो आंसर है वो कौन सा हो गया? इसका हो गया कि थर्ड नंबर का जो आंसर औषधि उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत का दुनिया में 14वें स्थान पर है। इसका नंबर, ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है कौन सा? 126।
126वां जो स्थान है वो भारत को हैप्पी इंडेक्स के तौर पे भारत का जो स्थान है वो 126वां है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उसने सृजन किया है, जबकि यह क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% योगदान देता है। तीसरा जो विकल्प वर्ष 2021 में भारत यात्री कारों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता था, जबकि वर्ष 2021 में भारत 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था। इसके बारे में जो है वो अभी तक पूरा का पूरा कह सकते हैं कि अभी तक इसके बारे में थोड़ी सी जो है हमें लग रहा है कि डाउट वाला सवाल है, जिसमें 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पे जो डाउट वाला सवाल है, इस सवाल का उत्तर हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे कि इसका सवाल का सही उत्तर वैसे क्या था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय कोषीय नीति का उपकरण नहीं है? जिसके अंदर कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, हिनात प्रबंधन, करारोपण और अनुत्तरित। इसके अंदर कह सकते हैं ब्याज दर जो है इसका संबंध इसके राजकोषीय नीति के उपकरण के अंदर शामिल इसको नहीं किया गया है। यह प्रश्न संख्या 47 था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल प्रश्न संख्या 48 है। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो अगर अनुमान की बात करी जा रही है तो 5.18% इसका अनुमान है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अटल भूजल योजना के बारे में अगर कथन के बारे में अगर सवाल पूछ रहे हैं तो अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, बिल्कुल सही है। इस योजना का फोकस जो है वो भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को क्या करना है, रोकना है। ये दोनों ही कथन सही है हमारे अनुसार। तो इसका जो विकल्प हो गया 4 नंबर, जिसमें कह सकते हैं कि केवल 1 और 2 कह सकते हैं कि दोनों के दोनों इसमें सही है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सवाल नंबर 50। इस योजना के क्षेत्र लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋण जो है 4% का अनुदान दिया जा रहा है, यही गलत है। इसके अलावा सारे के सारे विकल्प जिसमें 10 करोड़ का लोन 5% पे दे रहे हैं, जबकि 5 करोड़ का 6% पे दे रहे हैं, जबकि 25 लाख रुपए का अनुदान 8% के हिसाब से दिया जा रहा है। तो इसका जो विकल्प संख्या 1 है वही इसका तथ्य है, वो सही नहीं है। एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 51। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्य पे सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में किस उपक्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा है? लेकिन पूछा जा रहा उपक्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है व्यापार, होटल एंड जलपान, रेस्टोरेंट जो है व्यापार, बिजनेस, होटल एंड रेस्टोरेंट से संबंधित ये सवाल पूछा गया, जहां से सबसे ज्यादा आपका जो उपक्षेत्र में योगदान सबसे ज्यादा रहा है। यह सवाल संख्या 51 होगी। बढ़ते हैं 52वें सवाल की तरफ। और 52वां सवाल क्या कर रहा है? गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी सूत्र 2011-12 के अनुसार बुनियादी मूल्यों पे किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुभाव ज्यादा है? तो वो और कोई नहीं है, वो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ज्यादा अनुमानित तौर पे कह सकते हैं सबसे ज्यादा अगर विकास कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? सेवा क्षेत्र कर सकता है। तो ये इसका विकल्प सही हो गया। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राज्यों का उन्नयन कौन करवा रहा है? तो करवा रहा है विश्व बैंक के द्वारा अनुमोदित जितनी भी जो योजनाएं हैं वो इसके द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 54वां सवाल है। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के लिए अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा कुसुम जो योजना उसको संचालित किया जा रहा है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण जो दिवस है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। राजस्थान सरकार को राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष को इसमें क्या किया गया? अधिनियमित किया गया है। इसका आंसर है 2005 में। 2005 के अंदर इसको बजट को क्या किया है? जिसके अंदर एफआरबीएम जो एक्ट है वो 2005 के अंदर इसको लाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं उनके नन्हे शिशुओं को 0 से 6 माह
0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों को देखते रह की सेवाओं को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर कितना हो गया? एक हो गया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। इंदिरा गांधी, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। एक तो नंबर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना थी, एक प्रधानमंत्री वंदन योजना है, उसके अनुसार इसको लाभ दिया जा रहा है। तो विकल्प संख्या हो गया है 1। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण के तौर पे देखे जाने वाली इंदिरा गांधी उड़ान जो योजना है, जिसका संबंध किससे? महिलाओं के मासिक धर्म से है और उनको सशक्तिकरण करने से भी है। तो विकल्प संख्या इसमें कौन सा हो गया? 2 हो गया। मासिक धर्म और स्वास्थ्य और स्वच्छता से प्रबंधन से संबंधित इसका उत्तर हो गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये सवाल सामान्य थे, अब सवाल पूछे जा रहे हैं साइंस से। तो साइंस के सवालों की तरफ बढ़ते हैं आगे की तरफ, और कौन कौन से सवाल अपने सामने आ रहे हैं। चलिए 59वां सवाल, निम्न में से कौन सा स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एल्जेसिक औषधि है? तो औषधि के बारे में एक बात करते हैं, तो वहां पे मॉर्फिन जो है इसकी एक औषधि है। कौन सी? स्वापक पीड़ाहारी के तौर पे इसको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और दूरदृष्टि दोष, कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों के लिए कौन से जो है वो लेंसों का उपयोग आपको किया जाता है? तो वहां पे किया जाता है उत्तल और अवतल का। उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति के ये समस्या हो जाती है, जब उसको ना तो दूर का दिखाई देता ना उसको नजदीक का दिखाई देता, तब उसको कौन से चश्मे के अंदर कौन से लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है, वो एक सामान्य सा प्रश्न विज्ञान जो विषय था उससे पूछा गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक, भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने में प्रयासरत है? तो वहां पे महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना MGAYM जो इसका है, वो ही जो योजना है इसका संचालन इसका किया जा रहा है। जैसे पहला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन था, इसके अलावा डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम था, सांसद ग्राम योजना भी थी, और ये इसके आंसर थे, जहां पे इसका कौन विकल्प संख्या 2 हो गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में उनको सजाएं, और सबसे पहले छोटी इकाई को करना है, उसके बाद में बड़ी इकाई को करना। प्रश्न था कंप्यूटर साइंस से, जिसके अंदर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके अंदर बिट्स होता है, बाइट होता है, बिट्स होता है, बाइट होता है। इसके अलावा कौन सा होता है? मेगाबाइट होता है, किलोबाइट होता है, और उसके बाद में होता है टेराबाइट। तो सबसे छोटी इकाई होगी बिट, उसके बाद नंबर पे हो गया बाइट, उसके बाद हो गया किलोबाइट, उसके बाद हो गया मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में हो गया गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद में कौन सा हो गया? टेराबाइट। और इसका जो विकल्प है, विकल्प हो गया 2, FBACED, ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 23 अगस्त 2023 को हमारा जो छोटा सबसे जो हल्का लड़ाकू विमान है, जिसको तेजस कहा जाता है, जिसको कह सकते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, इसके अंदर एक अस्त्रा नामक की मिसाइल है, उसको लगाया गया। लेकिन पूछा जा रहा है ये किसके लिए काम में ली जाती है? सतह से हवा से सतह, या फिर किस हिसाब से इसको टारगेट को लॉन्च किया जा रहा है? और इसका आंसर था कौन सा? दृश्य सीमा के परे, दृश्य सीमा के बियॉन्ड द विजुअल रेंज के अनुसार हवा से हवा पे मार करने वाली जो मिसाइल थी, वो है कौन सी? LCA के अंदर इसको लगाया गया था, और मिसाइल का नाम है अस्त्र। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। श्री हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमिनाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया है, वो कौन सा था? साइंस टेक का सवाल है, और हाल ही के अंदर हम चंद्रयान मिशन को देख रहे हैं, आदित्य L1 मिशन को देख रहे हैं, तो विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में उत्सुक भी थे, और ये सवाल वहीं से ही पूछा गया, और सवाल सामान्य था, जिसके अंदर जो कौन सा हो गया? C55 जो इसका PSLV का जो था, इसका जो वर्जन था, यही इसका आंसर हो गया, जहां इस लॉन्चर से इसको क्या किया था? प्रक्षेपित किया गया था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए, जबकि अन्य 2 विमाएं वही बनी रहती है, तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्वांटम वेल उसको कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक सवाल था, सामान्य से सवाल था, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा गया था, और जो वहां पे क्वांटम जो वेल है उसके बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो प्रारूप जो फाइल है उसका प्रारूप नहीं है? अब देखिए सामान्य सा सवाल था, हम देख पा रहे हैं कि MP3, जब भी हम गाने सुनते हैं तो उसका जो गानों का जो वर्जन आता है, टेक्निकल जिसको भाषा कहते हैं, MP3 में सुनते हैं उसको। अब MP3 तो हो गया किसका? इसका ऑडियो हो गया, जबकि पूछा किसको जा रहा है? वीडियो का पूछा जा रहा है। तो ये सारे के सारे तो वीडियो से थे, जबकि MP3 क्या था? ऑडियो से था। सामान्य सा प्रश्न था, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा दे
थोड़े सा भी इसके बारे में सोचते तो सवाल आसानी से आप इसको क्या कर सकते थे, सही कर सकते थे। तो विकल्प नंबर हो गया 1। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 67 प्रश्न है, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथनों को अपने को चुनना है और कौन सा कथन गलत है। हमें प्रोटीन जंतु और पादप दोनों से प्राप्त होता है, बिल्कुल बात है। नंबर 2 है, प्रोटीन एमिनो एसिड के बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर का वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इसका प्रोटीन का हिस्सा इतना बिल्कुल नहीं होता है। और ये विकल्प संख्या इसका क्या हो गया है, 3 हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्लड ग्रुप रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूह कौन सा एग्लीग्लूटोन जो है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, 3। ना तो ए है ना क्या है इसका, ये बी है। ओ वाले जो व्यक्ति है उसके लाल रक्त कोशिकाओं के निहित समूह इसमें नहीं है, तो ना तो इसका ए है ना इसका बी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न रोगों में से कौन सा एक रोग जीवाणुय रोग नहीं है। तो वहां पे सवाल कौन सा है, 4 नंबर, डेंगू। डेंगू जो है वो जीवाणु जनित जो है ये रोग नहीं है, क्योंकि ये किससे फैलता है, डेंगू डेंगू फैलता है मच्छरों से, तो ये जीवाणु से नहीं है, इसका संबंध नहीं है। जबकि डिफथेरिया, प्लेग और निमोनिया ये सारे के सारे क्या है, जीवाणुजन्य रोग है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 70वां नंबर जो है, प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनती है। तो बनती फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम जो है वो घातक मलेरिया का एक रूप होता है। जो प्लाज्मोडियम प्रजाति जो घातक मलेरिया का जो कारण बनता है वो कौन सा, प्लाज्मोडियम जो बनता है वही इसका आंसर हो गया। एनटीयू का मापने की इकाई है। एनटीयू को मापने की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, जल की अविलता। जल की अविलता का टर्बिडिटी जो होती है वो किसकी इकाई होती है, एनटीयू। एनटीयू के द्वारा इसको मापा जाता है। तो ये सवाल भी साइंस और टेक्स से जुड़ा हुआ सवाल था, सामान्य सवाल था, और विद्यार्थी जो साइंस और टेक्स से जो संबंध रखते हैं उनके लिए काफी सरल हो सकता था। लेकिन कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट थे वहां पे इनको पढ़ने की आवश्यकता थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। तो अगर जो नहीं उगने वाला कोई चीज है तो कौन सा नहीं उगता, लाइकिन। लाइकिन प्रदूषित जगह पे नहीं उगता है, बाकी सारे जो तीनों विकल्प है वो प्रदूषित जगह पे भी उग जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पे स्थित है। इसका आंसर तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है वहां पे राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी सेंटर वहां पे अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 74वां सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना है इसका, तो है 20%। 20% के अनुसार इसका अनुपातित कह सकते हैं कि अमेजन के जो घने जंगल है वही पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं। वहां से अगर पूरी धरती की अगर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अगर निकलती है, या उसको कह सकते हैं कि वहां से वो पैदा करते हैं, तो और कोई नहीं कर सकते, वो करते हैं अमेजन के घने जंगल। तो 20% के आसपास अगर जो ऑक्सीजन का उत्पादन अगर पृथ्वी पे किया जाता है तो वो यहीं से किया जाता है। चलिए सामान्य सा सवाल है कि राष्ट्रीय उष्ण जो अनुसंधान है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान का संबंध और किसी जिले से नहीं है, वो है बीकानेर से। सामान्य सवाल था, सभी को आता था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा समय मिलेट श्रेणी के अंदर फसलों के अंदर नहीं था। इसके अंदर हो गया 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब हो गया ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी जो है मिलेट श्रेणी के अंदर फसलों का इसके अंदर चारों को इसमें जोड़ा गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार की 21वीं शताब्दी की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल के विकास करने के उद्देश्य से की गई है। तो कौन सी है, वो है नंबर 3 पे, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है उसकी स्थापना 21वीं सदी की जो आईटी सेक्टर की जो कंपनी है उनको संस्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पे बनाए जाने की घोषणा करी है। तो जहां पे कृषि विश्वविद्यालय तो ऑलरेडी पहले से है, जो कि जयपुर के जोबनेर में स्थित है, और वहीं पे पशु जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय भी यहाँ पे बनाया जाना प्रस्तावित है। तो वो जगह और कोई नहीं है, वो जगह है जोबनेर। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन का माना जाता है, वो माना जाता है जीवाश्म ईंधन, जिसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स है, वही गैर परंपरागत श्रेणी के जो है वो संसाधनों में माना जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, एक कथन के पश्चात 2 तर्क हैं, 1 और 2 दिए गए, निम्न में से कौन सा तर्क अधिक मजबूत है, इसको अपने को क्या करना है, चुनना है। क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों में विद्युत इंजनों को बदल देना चाहिए। बिल्कुल, एक तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है, इसके अलावा वो क्या करते हैं, पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे तर्क की तरफ। नहीं,
भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन भी नहीं करता है, तो अगर डीजल इंजनों की जगह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी इंजन को चलाएंगे तो बिजली की आवश्यकता होगी। तब क्या किया जाएगा? तो नंबर दो का मतलब दोनों ही तर्क अपने आप में मजबूत है कि हाँ साहब करने की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने पास में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से हम डीजल इंजनों को क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो अभी तो वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से जहां पे डीजल इंजनों को हटाया जा सकता है उतने के हटाएं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा वैसे वैसे हम बिजली के जो इंजन है उनको वहां पे हम पटरियों पे लेके आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 81 नंबर। एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणा एक और दो दी गई है। कथन के पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय अपने को करना है कि कौन सी जो कथन वो अंतर्निहित है। यदि पूरे वर्ष माह में अगर वर्षा नहीं होती है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? कष्ट उठाना पड़ेगा, और अधिकांश किसान क्या पड़ जाएंगे? संकट में पड़ जाएंगे। अब धारणा क्या है साहब? खेती के लिए समय पे वर्षा होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर वर्षा नहीं होगी तो किसान जो है, क्योंकि किसानी जो है कह सकते हैं कि मानसूनी का क्या है, ये मानसून का जुआ है कृषि करना। भारत के तौर पे देखा जाए आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पे क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? दोनों ही पूर्व धाराएं बिल्कुल अंतर्निहित है। इसका कह सकते हैं कि बिल्कुल आपके कथन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 82 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न का दिए गए कथन का अध्ययन करते हैं और निश्चित की तार्किक रूप से कौन सी सुझाएगी कार्यवाही कार्य अनुसरण करती है। चलिए, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के लिए मानसून के लिए कह दिया कि साहब बारिश क्या होगी? कम होगी। अब क्या करना चाहिए सरकार को? तो सरकार करेगी, सरकार प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन करेगी, बिल्कुल कार्यवाही करेगी। इसके अलावा संभावनाओं को देखते किसानों को तैयार रखने के लिए भी क्या देगी? वो सलाह देगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दो का मतलब एक का तो अनुसरण करेगी, सरकार भी करेगी, और किसानों को भी क्या देगी? सलाह देगी कि अगले साल जब वर्षा कम होने वाली है तो अपने को कृषि कैसे करनी है, पशुधन को किस प्रकार बचाना है उनको, और पानी की उपलब्धता को अपने आप में कैसे इसको क्या करना है? अपने को यूज करना है। यही जो है वो कार्यवाही इसमें कही गई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए। आप कथन में प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पे विचार करना है, और कौन सा अनुसरण करता है इसके बारे में अपने को बात करनी है। कथन क्या कह रहा है साहब? पद ग्रहण करने के बाद एक साहब भाई पद ग्रहण किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनका संबंध था, आयुक्त नगर ए में आए और नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम प्रमुख कार्य जैसा इंदौर में है, कह सकते हैं कि इंदौर पूरे भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ जो है वो शहर है, इस शहर को मैं वैसा ही बनाना चाहता हूं। ये किसी जो है नागरिक को, ये किसी ए नगर के नागरिक को वो कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि हाँ, वो जो आयुक्त साहब आए हैं वो इंदौर में ही रहकर के हैं, उनके पास में स्वच्छता से संबंधित अच्छा खासा उसके पास में अनुभव है। दोनों कथन दिए गए हैं। अब अगर इसकी उत्तर की बात करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ना तो निष्कर्ष ए सही है और ना इसका दूसरा अनुसरण करता है। कि साहब ये कैसे मान ले कि जो नागरिक जो पहले से रह रहा है उसको स्वच्छता के बारे में पता ही नहीं है? बिल्कुल पता हो सकता है और वो काम कर भी रहा हो, ठीक है, रैंकिंग में आप कम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे स्वच्छता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और एक बात आप बताएं कि अगर इंदौर के अंदर आप अगर आयुक्त रह करके आए हैं तो वहां की परिस्थितियां कुछ और हैं, जबकि आप जिस जगह पे आप आए हैं वहां की परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती हैं। तो ये दोनों सवाल आपस में क्या नहीं है? मैच नहीं करते। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अब ये सवाल आ रहे सारे के सारे मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित, और कुछ भौतिकी के सवाल भी होंगे, कुछ रसायन विज्ञान से भी सवाल होंगे। हाँ, निम्न अनुक्रम का अगला पद कौन सा है? अगला पद की अगर बात करते वाले हैं तो IC27 विकल्प संख्या 3। विकल्प संख्या 3 मैथ्स के सवाल है, मैं ज्यादा आपको समझा नहीं पाऊंगा। ये विद्यार्थियों के लिए जो मैथ्स से संबंध रखते हैं वो इस सवाल का इन्होंने हल खोज लिया होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कूट भाषा को अगर अपन क्या कर सकते हैं, जब एब्नोर्मेंट को जब इस प्रकार लिखते हैं तो स्टेब्लिश्ड को किस प्रकार लिखेंगे? इसी का कूट दिया गया है, और इसी कूट के अंदर जो विकल्प है, विकल्प संख्या 4 में IMREGNNOITA इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे? कोडिंग को डिकोडिंग करेंगे, डिकोडिंग को जब कोडिंग करेंगे तब इस सवाल का आप आंसर खोज पाएंगे। अब सवाल था साहब बिल्कुल रीजनिंग का सवाल है, और अगर आराम से अगर ध्यानपूर्वक अगर देखें कि परिवार में जब पहले कहावतें अगर बोली जाती थी कि मेरे माताजी के पिताजी का लड़का कौन क्या था, किसका क्या लगता था, यही संबंध जो पारिवारिक सदस्यों के बीच में होते हैं, एक सामान्य से कॉमन से सवाल जो रीजनिंग के तौर पे पूछे जाते हैं, वही सवाल आपसे यहां किया गया था।
जिसमें पूछा गया एक परिवार में 8 सदस्य हैं, जिसके अंदर कौन किसका क्या लगता है। मैं इस सवाल, बड़ा सवाल है, इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर इसकी बात करने वाला हूं तो अगर इसके रिलेशंस की बात करते हैं तो जीजा और साला, जीजा और साले का इस प्रश्न का जो उत्तर हो इसका वो बन रहा है। इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अब साहब एक है, 5 लड़कियां हैं, एक दूसरे स्थान पे वो खड़ी हुई हैं, कोई किसी से कम है, कोई किसी के ज्यादा है, कोई बीच में खड़ी है, और इनकी दूरी के बारे में सवाल पूछा गया। तो दूरी का अंतर कितना था, 23 मीटर। 23 मीटर का मतलब पिंकी और यामिनी की जो न्यूनतम दूरी कितनी थी, वो 23 मीटर थी। जब आप रीजनिंग और मैथ सब आप जब निकाली होगी आपने, तो इस प्रश्न को आपने पढ़ लिया होगा और मेरे हिसाब से आपने इसका उत्तर भी सही दिया होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सिटिंग वाला, सिटिंग के अंदर जितनी प्रकार की चीजें होती कि एक व्यक्ति मुझसे आगे बैठा है, बाएं बैठा है, दाएं बैठा है, पीछे बैठा है, आगे बैठा है, इसी से एक सवाल था जिसमें पी क्यू आर एस टी 7 प्रकार के 7 लोग थे, किस हिसाब से उनकी सिटिंग थी और सिटिंग के अंदर कौन व्यक्ति किसके आगे पीछे था। तो वी उसका क्या हो गया है, विकल्प। वी इसका विकल्प होगा, जिसमें कहा गया कि वी जो व्यक्ति है वो 3 इधर बैठे थे, 3 इधर बैठे थे, और जो बीच में जो व्यक्ति बैठा था वो क्या बैठा था, वी बैठा था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 89वां सवाल, एक दर्पण के अंदर बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंब का अगर अपन अवलोकन करते हैं, अगर ए जो है वो प्रतिबिंब में कैसा दिखता है, ऐसे अगर हम करें, अगर व्यंजनों को जोड़ दें, अगर स्वेल्स को छोड़ दें तो कितने होंगे, तो वो टोटल कितने होंगे, 7 होंगे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं जिसके अंदर स्वरों को निकाल दिया जाए, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें व्यंजनों के प्रतिबिंबों को, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, व्यंजनों के अगर प्रतिबिंब को अगर निकाल दिया जाए, अगर जोड़ दिया जाए तो प्रतिबिंब में कैसे दिखाई देते हैं, तो टोटल जो अक्षर है वो कितने हैं, 7 है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब आ गया मैथमेटिक्स का छोटा सा सवाल है। 64 छोटे घनों को एक ठोस घन बनाया गया, कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे। सवाल का आंसर कितना हो गया, 8 जो घन है वो किसी प्रकार से भी दिखाई नहीं देंगे। अगले वाला जो सवाल है वो है अनुपात का, अनुपात समानुपात का जो सवाल है, जिसके अंदर 3, 4 और 5, जिसके अंदर एक प्राचार्य अगर किसी बच्चे को अगर 4000 रुपए देता है तो जो बी व्यक्ति है उसको कितने मिलेंगे, तो मिलेंगे 12000 रुपए। ये सवाल था और इस सवाल को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 92वां सवाल है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 लिखा था, जबकि उसने क्या कर दिया, उसको 3/5 कर दिया, गुणा कर दिया। इस अगर गणना होगी, प्रतिशत में त्रुटि होगी तो कितना हो सकता है, तो 64% इधर से उधर हो गया है। 5/3 से 3/5 करने में इतनी गलती हो जाती है। यही सवाल आपसे पूछा गया। चलिए अगला सवाल, 400 लड़कों का एक समूह है जिसके अंदर कोई हॉकी खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है। इन अपने को क्या करना था, सेट करना था, और लास्ट में ये पूछा गया कि कितने लड़के सभी तीनों में खेलते हैं। इस सवाल का जो उत्तर है वो कितना है, 20 ऐसे लड़के हैं जो तीनों खेलों को खेलते हैं। हालांकि लड़कों का समूह कितना था, 400 का था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 94। यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, T इसके वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही है कौन सा, विकल्प संख्या 4, 8T 3/1 वाला, ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सारणी दी गई है, इस सारणी के अंदर 4 बल्लेबाजों के द्वारा टेस्ट के अंदर जो है उन्होंने क्या किया, रन बनाए हैं, जहां पे बॉलें कितनी खेली और रन कितने बनाए हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा तेज स्पीड से जो रन किसी खिलाड़ी ने बनाए हैं वो किसने बनाए, क्यों नहीं बनाए। तो ये इसका क्या हो गया, इसका ये आंसर हो गया है। चलिए एक आप बंटन माध्यमिका के जिसके बारे में बात करने वाले, जिसके अंदर ए बहुलोक और बी बहुलोक के संबंध के बारे में बात करने वाले, जहां पे इसका विकल्प जो हो गया वो कौन सा हो गया, 6 हो गया। ये मैथ्स रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल है। समानुपात, अनुपात के बारे में, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल इंटरेस्ट से है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मूलधन 2/3 भाग में 10% वर्ष की चक्रवर्ती वर्ष ब्याज की दर से बैंक में जमा किया जाता है। शेष बचे मूलधन को 15% वर्ष के सरल ब्याज की दर पे डाकघर में जमा करता है। तो यदि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में इसके वर्षों के बाद में अंतर जो 480 हो, कुल मूलधन का कितने बराबर होगा, वो होगा 12,000 के बराबर। तो ये चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित एक सवाल पूछा गया, सामान्य सवाल था, जिसमें सामान्य नॉर्मल हम इंटरेस्ट निकालते हैं, उसी को उन्होंने कैलकुलेट करके चक्रवर्ती ब्याज की दर से गणना करने के लिए आपसे पूछा गया सवाल था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता को अगर अपन ज्ञात करते हैं तो इसका आंसर हो गया 369/625, ये इसका आंसर हो गया। ये सारे के सारे सवाल कौन से थे, मैथ्स और रीजनिंग की तरफ के थे। अभी हम आते हैं सामान्य ज्ञान की तरफ।
चलिए, राजस्थान के वन एवं पर्यावरण जलवायु के परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है? राज्य में कितने वेटलैंड है? तो इसकी संख्या है 44। जिले हो गए 50, जिले हो गए राजस्थान में 50 और वेटलैंडों की संख्या कितनी है? 44। तो इसका आंसर हो गया 44। चलिए, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहां की गई है? तो इसके आर्टिफिशियल हब की स्थापना कहां की गई है? जोधपुर में की गई है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अभी हाल ही के दौरान पांचवा जो है वो बाघ संरक्षण जो योजना वो कहां लाई गई थी? सवाल बिल्कुल बर्निंग इशू में था, तो वो कहां लेके आई गई थी? धौलपुर करौली में। धौलपुर करौली अभ्यारण्य के अंदर पांचवा अपना क्या बना है? बाघ संरक्षण अधिनियम में पांचवा जो बाघ अभ्यारण्य का दर्जा है किसको मिला है? करौली और धौलपुर को मिला है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 102वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहां किया गया? वो कहीं और नहीं, जो भारत की जो सिलिकॉन वैली है, बेंगलुरु, जो दक्षिण भारत का ही एक बहुत बड़ा सिटी है और इसको क्या कह सकते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से इसको जाना जाता है। जब सबसे ज्यादा है आईटी टेक्नोलॉजी से संबंधित यहाँ पे कार्य किया जाता है, तो वो कौन सा है शहर? बेंगलुरु है। एक फिर छोटा सा ये मैथमेटिकल जो है पूछा गया है, इसमें एम पुरुषों की और एन पुरुषों की पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है। इसका आंसर कितना होएगा? इसको आंसर होएगा m-1 प्लस m+1 अपॉन nn-1। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स का सवाल है, आप लोग इसको देख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम का लॉन्च किसने किया? आरबीआई ने इसका क्या किया है? लॉन्च इसको किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है उसी ने इसको क्या किया? लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों को आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। टाइम्स पत्रिका के अनुसार एमएस राजामौली ने जो है वो ट्रिपल आर जो पिक्चर्स को बनाया था और इसके अंदर शाहरुख खान को भी इसके अंदर शीर्ष आइकॉन में नामित किया गया था। कथन 2, टाइम्स पत्रिका के 100 जो सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया गया है। ये बिल्कुल जो 6 श्रेणी है इसकी नहीं है। तो पहला ये कह सकते हैं कि जो पहला जो इसका है वो क्या है? इसका ऑप्शन सही है, केवल कथन सत्य 1 है। चलिए अगला सवाल, 78वां सत्र महाजो सभा होती है जो यूएन के अंदर है, उसके अंदर किसको क्या इसका 1 साल की जो अध्यक्षता मिलती है वो किसको मिली है? वो मिली है त्रिनाद और टोबैगो। त्रिनाद और टोबैगो एक छोटा सा देश है जहां से इसकी अध्यक्षता इसको दी गई है, जिसमें डेनिस फ्रांसिस को उन्होंने क्या चुना है? एक अध्यक्ष 1 साल के लिए चुना गया है। चलिए 107वां, जुलाई 2023 में 2023 के जुलाई के अंदर सिक्कर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने यूरिया के लिए ये कुछ नया वर्जन तैयार करा था और उस वर्जन का आपसे पूछा गया तो वो और कोई नहीं, यूरिया क्या है? वो यूरिया वो गोल्ड है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान करने के लिए AFI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 में हाल ही में किस देश में इसका आयोजन किया गया? वो और कोई देश नहीं, उस देश का नाम था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? और इसका नाम है कौन सा? देवीलाल महिया। देवीलाल जी महिया को 2023 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से उनको नामित किया गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? वो और कोई दूसरा शहर नहीं है, उस शहर का नाम है दिल्ली। तो ये इसका आंसर हो गया। हाल ही में इक्वाडोर जो वासी थे उन्होंने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत करके वहां पे जो तेल की जो खोज की जा रही थी उनको बना जो है क्या कर दिया था? मना कर दिया गया था। और किस उद्यान के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं यासुनी राष्ट्रीय उद्यान था, जहां पे इस क्षेत्र की या कह सकते हैं इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर कौन से जो मंत्रालय उससे संबंध रखता है? तो राष्ट्रीय जो कौन सा? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको जो किया है इसको चलाया जा रहा है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत के क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में इसका आयोजन किया गया? तो नंबर किसमें किया गया? उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2003 में पदक तालिका में भारत का स्थान पूछ रहा है। भारत का स्थान इसमें कौन सा था? 7वां स्थान पे भारत इसके अंदर इस प्रतियोगिता का जो समापन हुआ उस समय 7वें नंबर की जो टेबल थी उस पे भारत का उसका स्थान था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल है 115वां, 12 अगस्त 2023 को भारत ने जो है वो मलेशिया को हरा करके और यहाँ पे के चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था। अब पूछा जा रहा है कि ये जो
खेल का जो आयोजन किया गया, जो फाइनल कहाँ खेला गया, तो वो और कोई नहीं, वह चेन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई में इसको खेला गया था। तो ये हो गया एम चेन्नास्वामी स्टेडियम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 116 सवाल है राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त करके और कांस्य पदक उन्होंने जो जीता है, और इसके अलावा उन्होंने ओलंपिक हेतु पात्रता की क्या करी, उन्होंने प्राप्त करी। इसका संबंध किससे है? इनका संबंध है निशानेबाजी से है, निशानेबाजी से इनका संबंध है। चलिए खेल से जुड़े हुए प्रश्न हम पढ़ रहे हैं और सवाल काफी पूछे गए करंट से भी और स्पोर्ट्स से भी। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में ये जो 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। तो पूछा जा रहा है कि किस देश में इसका आयोजन किया गया था, तो वो था दक्षिणी कोरिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 118वां सवाल, हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग, भवानी जो देवी है वो तलवारबाजी के अंदर इनका स्थान है, और इन्होंने सेमीफाइनल में जो है उन्होंने, हालांकि उनको कांस्य पदक तो मिला था, लेकिन सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी थी, तो वो खिलाड़ी जो थी उनका संबंध था उज्बेकिस्तान से था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 में चयनित किया गया? हालांकि इसके अंदर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन ये जो पुरस्कार जिसको नॉमिनेशन जो दिया गया था, वो दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर को, जिसको क्या गया था कि इंदिरा गांधी शांति जो पुरस्कार है वो इस साल का कह सकते हैं कि 2021 का जो शांति पुरस्कार है वो इसे दिया गया था। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 120वां, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है? अब आ गए हम सीधा किसमें, राजस्थान की हिस्ट्री आ गई, जहां पे प्राचीन जो स्थल है उनके बारे से सवाल पूछा गया है, और इसका आंसर है किसका, रेड टोंक से जो है यहाँ पे लौह सामग्री सबसे ज्यादा यहाँ पे अपने को प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अजमेर का पराक्रमी जो चौहान राजा था जिसने दिल्ली को विजिट कर दिया था, उनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने जो है वो हरिकेली नामक एक संस्कृत पाठशाला भी उन्होंने बनाई थी, और उसके बाद तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐगम ने यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा भी बना दिया गया था। तो आंसर हो जाता है विग्रहराज चतुर्थ। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो वो और कोई नहीं थे, वो थे राजा भोज प्रथम के शासनकाल के अंदर अरब यात्री जो सुलेमान जो आया था वो इस समय आया था। अगला सवाल, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बावरिया और मकबूल आलम का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो सवाल हो गया, इसका आंसर हो गया झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल है जिसके अंदर उक्त तीनों व्यक्तियों का संबंध इससे है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान से, मत्स्य संघ हालांकि जब राजस्थान का गठन किया जा रहा था तो सबसे पहले मत्स्य संघ ही बना था, लेकिन वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था 15 मई 1949 को। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक ही आंदोलन के जो सूत्रधार थे, जो प्रणेता थे, जिनका नाम मोतीलाल तेजावत था, वो किस राजपूत घराने या कह सकते हैं कौन सी रियासत के अंदर वहां पे क्या करते थे, वो सर्विस करते थे, कामदार होते थे? तो वो कौन से होते थे? झाड़ोल जो है उदयपुर की रियासत का एक ठिकाना था, वहां पे काम एज ए कामदार किया करते थे। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब दूसरा सवाल झाड़ोल से ही पूछा जा रहा है। झाड़ोल, कुरड़ा और नागौर, जहां पे कह सकते हैं कि प्राचीन स्थल के जो कुछ अवशेष अपने को मिलते हैं, वो कौन सी जगह में से मिलते हैं? ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र जो है वो तीनों जगह से अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है राजस्थान की, उसके बारे में, प्राचीन स्थलों के बारे में से ये सवाल पूछे गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये चित्रकला से संबंधित है और जयपुर कह सकते हैं आमेर राजघराने से संबंधित है, जहां पे एक चित्रकार जिसका नाम था मोहम्मद शाह का संबंध आमेर के किस शासनकाल से रहा है, कौन से राजा से रहा है? तो इसका आंसर हो गया सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना 1727 में करी थी, उनका संबंध इस चित्रकार से है, या कह सकते हैं इनके शासनकाल में वो रहा करता था। राजस्थान के अंदर पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किस में किया जाता है? तो किया जाता है जसनाती संप्रदाय। जसनाती जो संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो ही अग्नि पे क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो ये जसनाती सिद्ध हो गया है। अब आपको मैं बात बताने वाला हूं कि कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो उसमें 18 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ते अगले साल की तरफ।
अचलदास खींचीरी की वचनिका शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन के द्वारा अचलदास वचनीरी की जो वचनिका है इसको लिखा गया है। और इसका संबंध अब शिवदास गार्डन की जगह उन्होंने क्या कर दिया, चारण कर दिया। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन शिवदास गार्डन ही इनका संबंध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामदेव जी रामदेवता से संबंध रखते हैं, मल्लीनाथ जी गागरों से बिल्कुल नहीं रखते हैं, यही गलत हो गया। तेजाजी का खडनाल है, पाबू जी का कोल्लू है। तो ये मल्लीनाथ जी जो है इनका संबंध जो है गागरों से नहीं है। मल्लीनाथ जी का कहां से मतलब है, बाड़मेर से, जिसको कहा जाता है मालानी। मालानी के अंदर जो है वो संबंध किसका है, इनका है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कहां पे आयोजित उसका किया जाता है, तो और किसी जगह पे नहीं, झालरापट्टन। झालरापट्टन का कह सकते हैं कि झालावाड़ जिले में चंद्रभागा का मेला प्रतिवर्ष जो है कार्तिक मास में यहाँ पे भरता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि कौन सा दुर्ग है जो गिरि दुर्ग नहीं है। गिरि दुर्ग का मतलब जो पहाड़ या पर्वत दुर्ग नहीं है। तो उनके अंदर बात कर सकते हैं कि अपने को सीवाना का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, और इसके अलावा कौन सा, गागरोन का किला है, और सीवाना को और जालोर का किला। ये सारे के सारे जो क्या है, गिरि दुर्ग है। गागरोन का जो किला है ये किसका है, जल दुर्ग है। इसको कह सकते हैं ये आहू और सिंध दो जो नदियां हैं उनके ऊपर ये इसको बनाया गया है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया गागरोन का दुर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटना नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई। तो यहाँ पे पुरातात्विक जितने भी जो स्थल है उनकी खोज करने वाले जो पुरातात्विक थे उनके बारे में अपने से पूछा गया है। तो इसका संबंध किससे, जगतपति जोशी से। जगतपति जोशी का जो संबंध है वो सुरकोटड़ा से है। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में करके और अपनी स्थिति को क्या बनाया, सुदृढ़ बनाया। तो वो थे वाकाटक। वाकाटक जो वंश था जहां पे उन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया था, और वहीं से जब कह सकते हैं कि सगे संबंधियों के जब रिश्ते बन गए तो अपनी स्थिति को उन्होंने और ज्यादा मजबूत कर लिया। तो ये इसका आंसर जाता है वाकाटक वंश से। बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का उदाहरण है। बरहुत का संबंध जो है किस जो है वो कला का उदाहरण है, तो वह है शुंगकालीन जो स्थापत्य कला है जिसका संबंध बरहुत का स्तूप से इसको माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ललित विग्रहराज नाटक की स्थापना किसने की थी। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी, नंबर 3 पे जिसका विकल्प है वो है सोमदेव। सोमदेव ने इसकी क्या करी थी, रचना करी थी। अल्लासीन पेडना के बारे में लगातार पढ़ते हैं, और ये कृष्ण देवराय के समय ही थे, और उनको आंध्र कविता पितामह की क्या की दी थी, उपाधि इनको दी गई थी, और वो कौन सा, अल्लासीन पेडना थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी के अंदर बहुत सारी जो है इमारतों का निर्माण किया गया। उसके अंदर सवाल पूछा गया कि बौद्ध जो संस्कृति है, बौद्ध स्थापत्य कला को जोड़ करके ऐसी कौन सी उन्होंने इमारत का निर्माण किया था। वो और कोई इमारत नहीं थी, वो इमारत सिर्फ कौन सी थी, पंचमहल। पंचमहल का जो निर्माण था वो किसके हिसाब से किया गया था, बौद्ध स्थापत्य कला के अनुसार इसका अनुसरण किया गया था, और पंचमहल को इन्होंने बनाया था। चलिए बात करते हैं 140वें प्रश्न की। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे, मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय जब राजस्थान का जब गठन किया गया था, जब भारत स्वतंत्र हो गया था, तो पहले जो राज प्रमुख थे वो कौन से थे, सवाई मानसिंह द्वितीय थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इसकी स्थापना की थी 1905। 1905 के अंदर जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने ये भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अब आधुनिक इतिहास के बारे में, जहां से राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए वहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 के अंदर जो कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन जो आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष उस समय कौन थे, और उसके अध्यक्ष थे और कोई नहीं थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अशोक जो असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था उसका सूत्रपात या वहां से उसकी शुरुआत करने की बात उस विशेष अधिवेशन में उन्होंने कही थी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर कौन कौन से मेंबर थे, जिसमें एक तो अब जो है फजल अली आयोग जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर कौन कौन थे, एक तो हरदेनाथ कुंजरू थे, और एक कौन थे, के.एम. पन्नीकर थे। तेज बहादुर स्प्रू का संबंध किससे है। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो तेज बहादुर स्प्रू ने क्या दे दिया था, स्वैच्छिक इस्तीफा दे दिया था। हालांकि महात्मा गांधी जी ने भी दिया था, तो लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध तेजपाल स्प्रू से बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर हो जाता है 2, 3, 4, जिसमें जस्टिस फजल अली आयोग जिसके नाम से बनाया गया था, के.एम. पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एल्ब नदी और राइन नदी दोनों जो है यूरोप की नदी हैं।
किस महासागर में गिरती है? उत्तरी महासागर में, या कह सकते हैं उत्तरी सागर के अंदर जो है ये गिरती है, यहीं पे अपना मुहाना बनाती है और वहीं से ये गिरती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का संबंध, उसका जो प्रचार प्रसार था वो सिंध, पंजाब और मुल्तान तक ही रह गया था, तो और कोई नहीं था, वो था सुहरावर्दी। सुहरावर्दी जो संप्रदाय था जिसका संबंध ऊपर की तरफ ही था, उसने भारत की तरफ प्रवेश नहीं किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 146वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? हमने एक पहला जो वीडियो बनाया था, जो क्लास ली थी, उसके अंदर विश्व के भूगोल की बात करी थी और हमने पूरा का पूरा ये सवाल पूछा था कि विश्व के जो भूगोल के अंदर ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पे मरुस्थल नहीं है, और इसका आंसर जाता है वो कौन सा जाता है? यूरोप। यूरोप जो है इसके अंदर कहीं पे भी मरुस्थल नहीं है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पे विचार करते हैं। कश्मीर हिमालय करीवा निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून सभी दूनों में से सबसे बड़ा है। नामचा बेरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी सही है, लेकिन इसका कौन सा हो गया? इसका आंसर 3 हो गया, ए, बी और डी। कहने का मतलब नालागढ़ दून सभी दूनों में से बड़ा नहीं, दून तो है लेकिन नालागढ़ सबसे बड़ा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के कौन से क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? बहुत सामान्य सा सवाल था। उत्तर पूर्वी मानसून से अगर वर्षा प्राप्त करते हैं, उसमें गुजरात कैसे हो सकता है? गुजरात तो अरब सागर से प्राप्त करता है, और गुजरात को जैसे ही आपको गुजरात अगर नजर आ जाता तो आप उसको कट कर सकते थे, और ए सी डी अगर डी आपने अगर सही कर दिया, अगर आपने कॉमन IQ से, तो आप अपना सवाल सही करके आए हैं। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब अगर पूछा जा रहा है कि किसका संबंध किससे नहीं है, तो भीमताल उत्तराखंड, पुलिकट तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पे पुलिकट नहीं है, पुलिकट की जगह यहाँ पे तमिलनाडु की जगह पे आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। रूपकुंड का संबंध जो है वो हिमाचल से नहीं है, तो 4 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? 4 हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, जो RAS भर्ती परीक्षा 2023 में आज पूछा गया था सीक्वेंस के तौर पे, जहां पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? इस अगर औद्योगिक प्रदेश की अगर बात करते हैं तो कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसकी बात करें तो मिडलैंड्स प्रदेश जो है, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 150 क्वेश्चन आप लोगों के साथ में सोल्व करे, जो आज भर्ती परीक्षा जो RAS की जो प्री हुई थी उसमें ये सवाल पूछे गए थे। मैंने क्लास के दौरान शुरू में ही कहा था कि पेपर सामान्य मिला जुला प्रश्न था, जिसमें पढ़ने वाले, साइंस टेक वाले, ह्यूमैनिटीज वाले सब लोगों के लिए प्रश्न जो है वो बनाए गए थे। तो अब मेरा ये मानना है कि आप पूछ सकते हैं कि इसकी मेरिट या कह सकते हैं इसकी कट ऑफ कब जा सकती है। तो मेरे जब ये लेक्चर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को जो है क्या किया है, सही किया है। उसी के अनुसार हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि मेरिट जो है वो कितनी जा सकती है। कैटेगरी वाइज भी कह सकते हैं, जनरल की भी कह सकते हैं, और कैटेगरीज की भी कह सकते हैं कि कितनी कट ऑफ अनुमानतः जा सकती है। ऐसा हम सोच रहे हैं कि आप अपने कमेंट्स जो है ज्यादा से ज्यादा दें, और आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।